Yes, so I hope you all remember we had started yesterday with fund based financial services. We did leasing, hire purchase, venture capital, bills discounting, and factoring. So, next one we have is forfeiting. Now, what is forfeiting? Forfeiting is a financial and risk management tool to the exporters. Very important. It is for basically for exporters, those who produce goods and export to other countries. No, they are involved in international trade and they need finance. Now, their risk is taken by a person known as forfeiter. Known as forfeiter. Now, what does forfeiter do? He actually takes the risk of the international trade and the goods which is sent to the importer another country. No, परचेज एंड सेल्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रही हूँ. When I say export and import, it is involved between two countries. Okay, so maybe from India to US you are exporting. Therefore, the whole payment will be made by forfeiter to you. You are an exporter. So what you will do, as soon as you dispatch the goods to person residing in US, you will be getting payment from your forfeiter, not from importer. Okay, you have to submit the documents of whatever you have sent the goods and the delivery challan and through airway, of course, you have sent the goods, or through ship, waterway, you have sent the goods. So every kind of document you have to show it to the forfeiter. And as soon as the documents are submitted to forfeiter, the amount will be released from the forfeiter. You will receive everything in advance. Now it is duty of forfeiter to recover the amount from your debtor, that is in US, on the due date. Is it clear? So that means forfeiture. It's now bill discounting is at a very narrow term. Forfeiture, it is an international trade. It is on the very broader term, on the level of international trade. समझ में आ रहा है? बिल्स डिस्काउंटिंग हमारे सिर्फ इंडिया में, इंडिया के दायरे की बात करता है वो. ठीक है, कि मेरा बिजनेस इंडिया में है और मैंने अपने डेटर को गुड्स बेचे इंडिया में, तो मेरे पास ये जो बिल है वो 3 महीने की ड्यू डेट दिखा रहा है. अब मुझे तो पैसा चाहिए, तो फिर आप बैंक से बिल्स डिस्काउंट करवा के आते हैं. ठीक है, लेकिन जब आप बड़े बड़े इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं, आप बड़ी बड़ी कंपनीज को एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म पे या फिर लार्ज पेमेंट इन्वॉल्व होता है जिसमें, तो आपका पैसा ना रुके इसके लिए आपको फॉरफिटर पूरा एडवांस दे देता है और आपके डेटर से खुद ही रिकवर करता है ड्यू डेट पर. ठीक है, समझ में आया? इसे कहते हैं फॉरफेटिंग. ठीक है, नेक्स्ट है Yes, आपका, ma'am. अभी ये सारे ना आपके फंड बेस्ड हो गए, तो एक बार फटाफट से याद कर लेते हैं कौन कौन सी पॉइंट्स हमने फंड बेस्ड में की थी. आप बता सकते हैं फंड बेस्ड में हमने क्या क्या किया था? यस, वन बाय वन. फंड बेस्ड में हमने क्या क्या किया था? Leasing. पहला. वेरी गुड, सबसे पहला किया था लीजिंग. नेक्स्ट, Leasing. जिसमें लीजिंग, इक्विपमेंट लीज Hire किया जाता purchase. है. हायर परचेज, नेक्स्ट, Yes. हायर हायर परचेज में परचेज, गुड्स को Good. रेंट पे दिया जाता है. ठीक है. थर्ड, बिल बिल डिस्काउंट, बिल डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग में आप जैसे Discount. मैंने अभी क्लियर किया, बैंक के पास जाकर बिल डिस्काउंट करवा के एडवांस ले लेते हो. नेक्स्ट, वेंचर कैपिटल, Venture वेंचर capital. वेंचर कैपिटल में न्यू कैपिटल, कंपनीज को, यस, न्यू कंपनीज जो एंटर हुई रहती हैं मार्केट में, उन्हें फंड्स दिए जाते हैं. ठीक है, फंड्स बिजनेस को ग्रो करने के लिए या फ्लरिश करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट, हाउसिंग हाउसिंग फाइनेंस, फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस. वेरी Housing गुड. finance. जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक होती है ना, सबसे अपेक्स पोजीशन पे है, तो वो हाउसिंग बैंक्स का वर्किंग को देखती है और रूल्स एंड रेगुलेशंस को दायरे में रहकर काम करते हैं. ओके. नेक्स्ट, Factoring. फैक्टरिंग, फैक्टरिंग. वेरी गुड. फैक्टरिंग बिल्स डिस्काउंटिंग का ब्रॉडर टर्म होता है. बिल डिस्काउंटिंग में एक बिल होता है,
जो हम डिस्काउंट करवा के आ सकते हैं। फैक्टरिंग में सारे के सारे मेरा ये जो रिसीवेबल्स मैनेजमेंट है ना, पूरा का पूरा एक फैक्टर देखता है। कलेक्ट करना, बिल्स को कलेक्ट करना, ड्यू डेट पे एडवांसेस को चेक करना, आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स को चेक करना, ठीक है, बिल्स को सेटल करना, जितना भी जो डेटर को क्रेडिट पीरियड कितना देना है वो देखना, डिसीजंस लेना। तो ये सारा मैनेजमेंट ही रिसीवेबल्स का वो देखते हैं, ठीक है। और हमको जिस जब भी मैंने सेल कर लिया तब मुझे एडवांस मिल जाएगा। ड्यू डेट पे फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू रिकवर द अमाउंट, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आपका लास्ट जो हमने अभी अभी किया, वो क्या था, फॉरफीटिंग। ये Forfeiting. इंटरनेशनल ट्रेड में forfeiting. इन्वॉल्व, हाँ, ये आपको इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथ करने में हेल्प करता है, ठीक है। एक्सपोर्टर को जो रिस्क है ना, क्रेडिट रिस्क, वो नहीं उठाने देता है, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा पैसा आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा, मतलब क्रेडिट सेल्स को कैश सेल्स में कन्वर्ट करके देता है। So next we have is fee-based financial services. Now we have, of course, we have many subtypes here. We will discuss one by one. Fee-based. Now take it very seriously. What do you mean by fee-based? Listen very carefully. What is fee-based? Where funds are not directly involved. That means services are involved, and in against those services the fees will be paid to the of course the service provider. Now see, suppose there was a leasing, it was fund based. Why it was known as fund based? Because in the particular financial services of leasing, you are giving equipment on the rent and taking the fees from against from the what to say, equipment. Somebody who is taking on the rent will pay you something, no? So directly the funds are involved, right? But here he is giving you services now, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने ना आपको आपकी कंपनी के लिए कोई एडवाइस दे दी। क्या एडवाइस दे दी कि आपकी कंपनी ना अब डूब रही है, तो कंपनी में कैसे हम लोग को क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए जैसे कंपनी वापस फिर से वैसे लेवल पे आ जाए जैसे वो मार्केट में थी, ठीक है, और वो कॉम्पीट कर पाए दूसरी कंपनीज के साथ। ऐसा क्या हमको करना चाहिए, तो मैंने ना आपको एडवाइसेस दी हैं, ठीक है। तो इस इसे कहते हैं फी बेस्ड सर्विसेज, यानी कि जिसके लिए आप, अगर मैंने आपको एडवाइजेस दी, काउंसलिंग किया या फिर गाइडेंस दिया, तो ये सर्विस ऐसी है जिसमें मैंने आपको कोई चीज नहीं दी है, गुड्स नहीं दिए मैंने आपको कोई। जैसे हायर परचेज में गुड्स दिए थे रेंट पे, यहाँ पे मैं आपको सर्विसेज दे रही हूँ, तो सर्विसेज के अगेंस्ट में मैं आपसे क्या चार्ज करती हूँ, फीस। आई बात समझ में। यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते फंड बेस्ड, मैं आपको लोन नहीं दे रही हूँ किसी तरीके का, जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक आपको एक तरीके का लोन प्रोवाइड करती है ना। तो फी बेस्ड में आपको कोई सच कोई लोन नहीं मिल रहा है, आपको सर्विसेज मिल रही, गाइडेंस मिल रहा है, आपको कोई मैनेज करके दे रहा है। आई बात समझ में। तो इसे कहते हैं फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें फीस इन्वॉल्व होती है। आपसे आपका एक्सपर्ट है ना फीस लेगा, लोन नहीं दे रहा है वो आपको जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, नहीं, ठीक है। तो इसे कहते हैं फी बेस्ड। अब फी बेस्ड में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहला आप करते हैं इशू मैनेजमेंट। अब इशू मैनेजमेंट क्या होता है, देखो, इशू मतलब शेयर्स के बारे में वो बात कर रहे हैं। आपको अगर कोई शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, एवरीथिंग, कोई भी आपको सिक्योरिटी इशू करनी है, ठीक है, तो आपको, आपकी नई कंपनी, आपको तो नॉलेज नहीं है कि शेयर प्राइस कितना होना चाहिए इशू करने के टाइम पे, मार्केट में कितनी फ्लक्चुएशंस होती हैं, किस हिसाब से शेयर प्राइस फ्लक्चुएट होता है, ठीक है, और कितने शेयर प्राइस पे इशू करना चाहिए, कितने शेयर प्राइस पे रिडम्पशन होना चाहिए। ओके, अच्छा, अब कौन से मार्केट में कौन से टाइप ऑफ पीपल मेरे शेयर्स खरीद सकते हैं, कहाँ पे मार्केटिंग होनी चाहिए मेरे शेयर्स की, ऑनलाइन शेयर्स को कैसे मैं इशू करूं, लोगों तक पहुंचाऊं, ये सब कुछ। अच्छा, शेयर्स को अंडरराइटर से अप्रूव करवाना, सेबी से अप्रूव करवाना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया,
है ना, और ब्रोकर्स अपॉइंट करना, अंडरराइटर्स अपॉइंट करना, रजिस्ट्रार जाके अपने शेयर्स को लिस्ट करवाना। अपनी कंपनी को जब हम रजिस्टर करवाते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज को भी तो रजिस्टर सेबी के साथ करवाना पड़ता है ना, ठीक है, मेरे स्टॉक्स को, ठीक है। तो इसलिए ये सब नॉलेज मुझे ना होने की वजह से मैंने एक एक्सपर्ट को अपॉइंट किया। अब वो एक्सपर्ट मर्चेंट बैंकर भी हो सकता है। अब वो एक्सपर्ट कोई भी एक एक्सपर्ट अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है, जिसको नॉलेज है मार्केट का, जिसको नॉलेज है सिक्योरिटीज की प्राइसेस का, जिसको नॉलेज है कि बाकी सारी कंपनीज कितने शेयर पे कितने प्राइस पे शेयर्स को बेच रही हैं, उसे कहते हैं एक्सपर्ट, है ना। तो मैंने अपॉइंट कर लिया एक एक्सपर्ट को जो मुझे इशू मैनेजमेंट का, इशू शेयर्स को, सिक्योरिटीज को, बॉन्ड्स को, सबको मिलाकर हम सिक्योरिटीज ही तो बोलते हैं, शेयर्स, बॉन्ड्स, वेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, व्हाटएवर, सबको मिलाकर हम सिक्योरिटीज कहते हैं। तो नॉर्मली वो क्या करता है, सारा इशू को मैनेज करता है, सब कुछ वो ही देख लेगा। ड्राफ्ट करना प्रॉस्पेक्टस को, अप्रूव करवाना सेबी से, बैंकर्स को अपॉइंट करना, ब्रोकर्स को अपॉइंट करना, अंडरराइटर्स को अपॉइंट करना, रजिस्ट्रार्स को अपॉइंट करना, कितने शेयर प्राइस पे मुझे अपने शेयर्स को कोट करना है मार्केट में, वो डिसाइड करना, स्टॉक एक्सचेंज के साथ मेरे शेयर्स को लिस्टिंग करवाना, ठीक है, और कितना अमाउंट मुझे एप्लीकेशन में कलेक्ट करना है और कितना अमाउंट मुझे अलॉटमेंट में कलेक्ट करना है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट्स मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सारे ना इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, जब मैं शेयर प्राइस को इंस्टॉलमेंट्स में लोगों से ले रही होती हूँ, इसे कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स। तो कैसे इंस्टॉलमेंट्स डिवाइड करना, कितना पैसा एक इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आपको लोगों से लेना है, ये सारी चीजें इशू मैनेजमेंट में आती हैं। जब आप ये पैराग्राफ रीड करेंगे ना, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी जो मैंने अभी बताया, ठीक है। तो समझ में आया इशू मैनेजमेंट क्या होता है। नॉर्मली मर्चेंट बैंकर आपको हेल्प करता है इशू मैनेजमेंट में। आया समझ में, सबको क्लियर है ये। Yes, शेयर्स ma'am. के Yes, रिकॉर्ड ma'am. रखना, देखो सब कुछ लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज रिटन हियर। शेयर्स के रिकॉर्ड रखना, कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, कितना किसने एप्लीकेशन पे किया, किसने नहीं पे किया, कितने कॉल्स एंड एरियर्स हैं, एरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग, कितने कॉल्स इन एडवांस हैं, किसने एडवांस में पेमेंट कर लिया, ठीक है। तो ये सारा रिकॉर्ड भी वो ही मेंटेन करते हैं, ठीक है। मतलब आप नहीं करोगे, कंपनी आपकी है, लेकिन आपके लिए आपका एक्सपर्ट जो अपॉइंट किया हुआ है ना, वो आपका सारा इशू मैनेजमेंट देखता है। और क्योंकि ये आपको सर्विसेज दे रहा है, देयरफॉर यू विल हैव टू पे हिम अ गुड फीस, गुड अमाउंट ऑफ हैंडसम फीस इज पेड टू देम, ठीक है। समझ में आया, उसे कहते हैं इशू मैनेजमेंट, इसीलिए तो ये फी बेस्ड में आता है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब जैसे हमने देखा इशू मैनेजमेंट, तो इशू मैनेजमेंट किससे रिलेटेड होता है, सिक्योरिटी से रिलेटेड। जब लोग मेरे पास इन्वेस्ट करते हैं, ध्यान से सुनो, डिफरेंस है दोनों में। पोर्टफोलियो भी सिक्योरिटीज को ही मैनेज करता है और इशू मैनेजमेंट भी सिक्योरिटीज को मैनेज करते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है, जब दोनों सिक्योरिटीज को मैनेज कर रहे हैं तो दोनों अलग अलग क्यों दिए हुए। आई विल टेल यू द डिफरेंस। द डिफरेंस इज इशू मैनेजमेंट में जो लोग मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो सिक्योरिटीज की बात चल रही है। लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मतलब मैंने, मेरी कंपनी ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में, किसी और बैंक के शेयर्स खरीदे हुए हैं, है ना, किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगाए हुए हैं, ठीक है। तो उसको उस जो मेरी कंपनी ने बाहर कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगहों पे किया है, एक जगह पे नहीं किया, अलग अलग जगह, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब ही होता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज। मतलब आपने ना इन्वेस्टमेंट, आपके पास 2 करोड़ है, आपकी कंपनी के पास एक्स्ट्रा पड़ा है, तो वो 2 करोड़ आपने डिवाइड कर दिया अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके। So I hope you understood what is portfolio management. It is investment of a company that is done in different securities. Okay, because we want to reduce the risk. Why you want to invest in different securities? Why you want to diversify your investment?
some amount is invested in shares, some amount is invested in government securities, some amount is invested in private banks. Yes, so everything is diversified. Everything is diversified. Why? Because your amounts are into different securities. Why? The main reason of diversifying your security, your amount of investment into different securities, is to reduce the risk. How the risk will be reduced? How the risk will be reduced? I will give you an example. Suppose private company shares, you have invested in shares of private company and that is not playing a very good role in the market. The returns are not so good, but गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से तो उतना रिटर्न्स आपको मिलेगा ही ना जितना बोला है, उसमें इतना रिस्क नहीं होता है. तो वन सिक्योरिटीज लॉस इज कॉम्पेंसेटेड विद अनदर सिक्योरिटीज प्रॉफिट. राइट, एक जगह से प्रॉफिट हो रहा है, एक जगह से लॉस. तो जो लॉस है वो कॉम्पेंसेट हो रहा है ना प्रॉफिट से, जो दूसरी जगहों से प्रॉफिट हो रहा है आपका. समझ में आ रहा है? आपका समझो एक जगह पे 20,000 का नुकसान हो गया एक शेयर में से, तो दूसरी जगह पे दूसरे शेयर्स में पैसा डाला था आपने, तो वहां से आपको 40,000 का प्रॉफिट हो गया. तो 40,000 का एक जगह पे प्रॉफिट और दूसरी जगह पे 20,000 का नुकसान. तो आप मुझे बताओ 40,000 में से 20,000 का नुकसान सेट ऑफ हो गया, तो भी तो आपके हाथ में 20,000 का प्रॉफिट बचता है ना. इसे कहते हैं कॉम्पेंसेशन. मतलब आप भरपाई करना बोलते हैं ना, हिंदी में हम कैसे कहते हैं कि लॉस की भरपाई हो गई क्योंकि मैंने दूसरी जगह से प्रॉफिट अर्न कर लिया. ठीक है. सो देयरफॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एक एक्सपर्ट आता है आपके पास, आपको नॉलेज नहीं है कि कौन सी सिक्योरिटीज में मैं पैसा लगाऊं. ठीक है, कौन से शेयर्स मार्केट में मुझे प्रॉफिट अर्न करके देंगे, कितना फ्लेक्सिबल है उनका नेचर. ठीक है, तो अपनी मनी को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए मैंने एक एक्सपर्ट अपॉइंट कर लिया जिसे कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर. क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो मैनेजर. और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विसेज देते हैं, और जो सर्विस दे रहा है ना उसे कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सॉरी मैनेजर. तो वो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है बिकॉज आपको नॉलेज नहीं है ना कितने फंड्स को कहाँ डाइवर्सिफाई करूं. 2 लाख लगाऊं एक शेयर में, 5 लाख लगा सकते हैं दूसरे शेयर्स में. तो ये मुझे आइडिया नहीं है कितना रेशियो, कितना प्रोपोर्शन ऑफ अमाउंट कौन से शेयर्स में, कौन सी सिक्योरिटीज में लगाना चाहिए. ये अभी मतलब जो हमने किया ना वो था आपका फी बेस्ड. अभी है और बट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे बिकॉज मेरा नेक्स्ट लेक्चर भी है. ठीक है.